हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। आप सभी लोगों का रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में, जिनका सुनकर काफी अफसोस हुआ कि उनका निधन 28 सितंबर को हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिन बच्चों को या जिसे नहीं पता है कि वो आखिर थे कौन, वो थे जो हमें खाना, जो जिनके थ्रू हमें जो है वो आज इंडिया में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दिखती है खाने की, अनाज की, चावल की, रोटी की। अगर वो ना होते तो शायद आज भी हम इसी प्रॉब्लम में घिरे होते, जिस प्रॉब्लम में हम आज़ादी से पहले और आज़ादी के कुछ साल बाद तक घिरे हुए थे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो थे, उनके अचीवमेंट्स क्या थे, उन्होंने क्या अचीव किया था, वो कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे। तो मैं आपको बता देती हूँ, वो तमिलनाडु में पैदा हुए थे और 1925 में पैदा हुए थे। और उनकी डेथ अब हुई है आपकी 28 सितंबर 2023 को। तो लगभग 98 वर्ष के करीब एक अच्छी जिंदगी गुजार कर वो यहाँ से गए हैं। आइए उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं। पहली बात तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताऊंगी आगे कि इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों कहा जाता है। क्योंकि देखो, जब हम खाने की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है रोटी। सबसे पहले आती है रोटी। और रोटी किससे बनती है? हमारे गेहूं से बनती है, वीट से बनती है। और जिस गेहूं की पैदावार जो है वो एम एस स्वामीनाथन के इंटरवेंशन करने से पहले काफी कम मात्रा में थी। जितनी इंडिया की पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से काफी कम प्रोडक्शन थी। इतनी कम प्रोडक्शन थी कि हमें गेहूं जो है वो बाहर से, अमेरिका से, यूएस से मंगाना पड़ता था। वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का हमें नहीं मिलता था। आपको पता ही है कि यूएस का आज़ादी से पहले हम पर क्या हाल था। तो आप सोच सकते हैं कि किस क्वालिटी का गेहूं मिलता होगा, जो हम उनके ऊपर डिपेंड थे। फिर भी हम उनके ऊपर ही डिपेंड थे, क्योंकि उस टाइम पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। और यहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी इंडिया में कि इस बारे में हम कुछ कर सकते। तो आइए देख लेते हैं, पहले इनकी कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव किया है। देखिए, मैं आपको बता चुकी थी कि यहाँ पर कब पैदा हुए थे। 7 अगस्त 1925 तमिलनाडु में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है। और कब तक ये अब इनकी कब तक जी है अगर हम बात करें, तो 28 सितंबर 2023, लगभग 98 ईयर्स। बोला जा रहा है सबसे पहले कि ये क्या है, वेल नोन इंडियन जेनेटिस्ट एंड इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटर ये रह चुके हैं। ठीक है, क्या रह चुके हैं? इंडियन जेनेटिसिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसके जो गेहूं के जो जीन थे वो कहाँ लेकर आए थे? इंडिया में लेकर आए थे। कहाँ से? मैक्सिको से। बात करेंगे इसके बारे में आगे। देखो, आगे बोला जा रहा है किस लिए जाने जाते थे, अपनी सक्सेस के लिए जाने जाते थे। किस चीज की सक्सेस? इंट्रोड्यूसिंग एंड फर्दर डेवलपिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट राइस सीडलिंग्स इन इंडिया। जो बात मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। किस लिए जाने जाते थे? वीट और राइस की अच्छी पैदावार के लिए क्या जाने जाते थे? ये जाने जाते थे कि कैसे, किस तरीके से इन्होंने क्या है, इंडिया में खाने की कमी को खत्म किया, भूखमरी को खत्म किया है। आगे बात कर लेते हैं। 1999 में क्या किया गया था? टाइम मैगजीन ने इन्हें किस लिस्ट में किस लिस्ट में इनका नाम आया था? टाइम 20 लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियन पीपल ऑफ द 20th सेंचुरी। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल मतलब जो लोग हम पे क्या है, प्रभावशाली हमारे लिए होते हैं। तो उन्हें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल का क्या दिया गया था? उस लिस्ट में इन्हें टाइम 20 में लिस्ट में इनका नाम आया था। इन्हें 25 प्लस नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं और 30 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि 25 प्लस नेशनल अवार्ड और 30 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड मिलने की क्या अहमियत होती है। आगे देख लेते हैं कौन कौन से कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रेमन मैग्सेसे आपकी 1971 अवार्ड इन्हें मिला है। एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड अवार्ड ऑफ साइंस इन्हें मिला है। वर्ल्ड फूड प्राइज इन्हें मिला है। पद्मा विभूषण भी इन्हें मिला है। और क्या बात करते हैं, इनके कितने कितने पब्लिश साइंटिफिक पेपर्स इनके कितने पब्लिश्ड हुए हैं? 250 प्लस इनके पेपर्स क्या हैं, पब्लिश्ड हुए हैं। कहाँ पर?
किस फील्ड में? इन दी फील्ड ऑफ क्रॉप्स इम्प्रूवमेंट, कि क्रॉप को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, साइटोजेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक। इस बारे में इनके 250 प्लस क्या है आर्टिकल, इनके साइंटिफिक पेपर जो हैं इनके पब्लिश हो चुके हैं। तो अपनी जिंदगी में इन्होंने कितना काम किया है, मतलब ऐसा लगता है कि ये जिंदगी दुनिया में आए ही काम करने के लिए थे। तो आइए आगे बात कर लेते हैं। देखो ये हुआ क्या था, सबसे पहले बात करते हैं। ऐसा हुआ था कि जब बंगाल में 1943 में भूखमरी आई थी, फेमाइन आई थी, तो उस समय में लोगों की हालत बहुत बुरी थी। लगभग 30 लाख लोग के करीब जो हैं वो लोग मर गए थे। किस वजह से? सिर्फ भूखमरी की वजह से, क्योंकि इंडिया में अनाज नहीं था, इंडिया में अनाज की कमी थी और अमेरिका ने अनाज देने के लिए मना कर दिया था, जिस वजह से भूखमरी हुई। और भूखमरी की वजह से 30 लाख लोग के करीब जो हैं लोगों की मृत्यु हो गई थी। जब ये सिनेरियो MS स्वामीनाथन ने देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब एग्रीकल्चर के फील्ड में ही आगे बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के फील्ड में ही पढ़ाई करेंगे, रिसर्च करेंगे, कि जिससे जो है वो इंडिया में सुधार लाया जा सके, इंडिया खुद ही वीट और राइस को पैदा कर सके, ना कि वो और कंट्रीज से अपने ये जो आपके राइस और वीट है ये इम्पोर्ट करे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए देखो यहाँ पर देख लेते हैं। इन्होंने जो है क्या किया, ये अब करना चाहते थे मेडिकल की पढ़ाई, क्योंकि इनके फादर जो थे वो भी एक डॉक्टर थे, वो भी मेडिकल लाइन में थे। तो इनका भी सपना था कि ये मेडिकल लाइन में जाएंगे। मगर इंडिया के, भारत के हालात को देखकर इन्होंने वो अपना सपना छोड़कर क्या किया, एग्रीकल्चर पे कॉन्सेंट्रेट किया, उसकी पढ़ाई की। उसके लिए ये कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में जाकर इन्होंने रिसर्च करी, पढ़ाई करी, और ये किस नतीजे पर पहुंचे, ये इस नतीजे पर पहुंचे कि आपकी मैक्सिको में एक सेंटर है सिमिट नाम से, ठीक है, मैक्सिको में एक सेंटर है सिमिट नाम से। वहां पर एक रिसर्चर हुआ करते थे, नॉर्मन बॉरलॉग। कौन हुआ करते थे? जो कि ये हैं, नॉर्मन बॉरलॉग नाम था इनका रिसर्चर का। ये एक US सिटीजन थे, मगर ये कहाँ रिसर्च करते थे? ये सिमिट रिसर्च सेंटर में रिसर्च करते थे मैक्सिको के अंदर। और ये किस चीज का सेंटर था? ये एग्रीकल्चर बेस्ड ही सेंटर था, उसी पर इनकी रिसर्च थी, ठीक है, क्रॉप्स पे रिसर्च किया करते थे। तो इनसे जाकर MS स्वामीनाथन मिले और इनकी मदद से, इनका भी काफी बड़ा योगदान है, इनकी मदद से जो है वो इंडिया में गेहूं को लाया गया, गेहूं की वैरायटी लेके आई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं गेहूं की वैरायटी जब इंडिया में आई, तो देखो ये आपको क्या है, ये आपका बोना गेहूं है, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, जब इंडिया में अपनी ही वैरायटी थी, ऐसा नहीं था कि पैदावार नहीं होती थी, पैदावार होती थी बिल्कुल, मगर एक तो कम होती थी, और कौन सी होती थी, जो वो वाली पैदावार होती थी, वो वाले इनके पास सीड्स थे, जिससे आपके जो इसके जो स्टेम है ना, ये काफी लंबे लंबे हो जाते थे, ठीक है। इसके जो वीट का जो तना है वो काफी लंबा होता था, और यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता था। जब फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता था तो लंबे तने होने की वजह से जो है वो फसल काटने से पहले ही क्या होती थी, झुक जाती थी और गिर जाती थी, वो अपने आप को संभाल नहीं पाती थी, तो फसल सारी की सारी बर्बाद हो जाती थी। तो यही वजह थी कि वो काय पे रिसर्च कर रहे थे कि उन्हें बोनी क्या है, शॉर्ट हाइटेड क्या मिल जाए, फसल मिल जाए गेहूं की, जिससे क्या है वो टिक जाए और ये वाली जो परेशानी इंडिया में होती है वो ना हो। ये चीज किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाई? ये बिल्कुल मैक्सिको के जो रिसर्चर थे नॉर्मन बॉरलॉग, उनकी मदद से ये आपको ये चीज हमें हासिल हो पाई। अब देख लेते हैं, जब वो वीट की वैरायटी आई, तो वो वीट की वैरायटी कहाँ पर आई, वो वीट की जो वैरायटी लेकर आए वो कहाँ लेकर आए। देखो पहला सेंटर है यहाँ पर GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आया। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की, यहाँ पर लेकर आया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यहाँ दिल्ली में, यहाँ पर इन तीनों जगहों पर, इन तीनों सेंटर्स में ये वीट की फसल लेकर आए, वीट लेकर आए, और इसको क्या किया गया, इसका ट्रायल इन्होंने किया। इनके जो बीज इन्हें मिले थे उसका ट्रायल इन तीनों सेंटर्स ने किया, और क्या पाया इनके रिसर्च करने के बाद, इन्हें क्या मिला, इन्होंने 2 तरीके के वीट जो हैं वो पैदा करने शुरू किए, 2 तरीके के वीट इन्होंने बनाए, जिसका नाम पहला है आपका कल्याण सोना।
पहला नाम है आपका कल्याण सोना और दूसरा है सोनालिका। ये 2 टाइप के वीट इन्होंने इजाद किए। इसका क्या हुआ, इंटरवेंशन हुआ इंडिया में, और इसकी हेल्प से देखने को मिला कि इंडिया जो है जो इंपोर्ट करता था, ठीक है, इंपोर्ट करता था यूएस से दूसरे शहरों से, अब जो है वो एक्सपोर्ट करने लगा है दूसरे शहरों को। तो इंडिया में वीट की पैदावार जो है वो इतनी हो गई है कि अपना तो पेट भर लेता है इंडिया, ठीक है, किसी से इंपोर्ट कराने की जरूरत इंडिया को वीट को नहीं है, अपना भी पेट भर लेता है और साथ साथ में एक्सपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करता है वीट को लेकर। तो ये पूरी एक जर्नी थी MS स्वामीनाथन की जो उन्होंने यहाँ पर तय की। ये बोलने में काफी छोटी लगती है और हमें कम लगती है, मगर उन्होंने क्या सफर किया होगा, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, इस बारे में हम कैसे कह सकते हैं। देखो यहाँ पर आपकी जो 1965 में थी, 1965 में आपकी जो वीट की प्रोडक्शन थी वो कितनी थी, 12 मिलियन टन थी सिर्फ, ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ। और यहाँ पर 1968 में लगभग 3 सालों में कितनी बढ़ी, 17 मिलियन टन हो गई पर ईयर, ठीक है। और यहाँ पर आज की तारीख में जो है वो पर ईयर 108 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है इंडिया में। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल हुआ है मिस्टर MS स्वामीनाथन की वजह से। तो यही एक पूरी जर्नी थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि वो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन रह चुके हैं, ठीक है, वो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। वो उनका क्या है, उनको खिताब मिला है। वो पहले भी हमारे दिलों में थे और वो आज भी हमारे दिलों में हैं और वो आगे भी हमारे दिलों में रहेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है आज हम इस स्थिति में हैं। उन्होंने अपने ख्वाब छोड़कर अपने भारत के लिए कुछ योगदान दिया है, और छोटा मोटा योगदान नहीं है, बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से हाँ आज हम यहाँ पर खड़े हैं और हमें यहाँ पर खाने पीने की और क्रॉप्स को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए यहीं पे मैं अपना सेशन एंड करती हूँ, फिर आऊँगी आपके साथ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।